आज की वीडियो की शुरुआत हम श्री दुष्यंत कुमार जी के कविता के एक भाग से करना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यहाँ पे कवि कह रहा है कि किसी भी लक्ष्य को, कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम कठोर तपस्या, मेहनत और लगन और सब्र के साथ अगर प्रयास करेंगे तो वो लक्ष्य हमें आसानी से मिल सकता है। और अगर हम बात करें अपने नगर पंचायत की, तो शिक्षा के मामले में हमारा नगर पंचायत जो है बहुत आगे नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, इसका स्तर बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन आज से 12 साल 13 साल पहले इसी नगर पंचायत से एक ऐसा सितारा निकला जिसने इस नगर के साथ साथ पूरे ज़िले को रोशनी प्रदान की। जिस सितारे की हम बात कर रहे हैं वो 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर, जिन्होंने ऑल इंडिया में 26वीं रैंक हासिल की और डीएम के पद पे रहते हुए उन्होंने अनेकों कार्य किए और कर रहे हैं, जिनका जन्म हमारे नगर पंचायत के भीरा गांव में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने यहीं से प्राप्त की। और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो हायर एजुकेशन के लिए अपने घर बार को, माँ बाप को, परिवार को छोड़कर बाहर चले गए और लगन, मेहनत, सब्र के साथ कठिन परिश्रम करते रहे। कहीं बहुत सी जगह उन्हें निराशा हाथ लगी, शुरू में नाकामयाब हुए, लेकिन उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम प्रयास करेंगे तो एक रस्सी पत्थर पे निशान बना सकती है। उन्होंने प्रयास को और स्मार्ट वर्क को सफलता की कुंजी माना और उसी पे अमल करते रहे और उन्होंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद शिक्षा के लिए फिर भी उनका मन और जो जज्बा था वो कम नहीं हुआ और उन्होंने पहले से मन बना लिया था कि हम आगे चल के कुछ ऐसा काम करेंगे जो देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो या बहुत ज़रूरी हो। फिर उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अपनी कमर कसी और मेहनत करते रहे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जिस दिन पूरा नगर, पूरा ज़िला खुशियों में डूब गया। रिज़ल्ट आ चुका था और इन्होंने पूरे भारत में 26वीं रैंक लाई थी। अब इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात न करते हुए मैं सीधे आपको लिवा के चलूँगा डीएम साहब के यहाँ, और अगर उनके नाम की बात करें तो उनका नाम है श्री कुमार प्रशांत जी। तो हम चलते हैं, उन्हीं से रूबरू होते हैं। हम आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्ल्ड और अपने नगर पंचायत वलीदपुर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि सर आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद सर। जैसा कि ये जो आईएएस शब्द है, आईएएस सर, ये सिर्फ एक शब्द ही नहीं बल्कि एक इमोशन है सर, एक जुनून है और इसके बारे में हमें तो बहुत ज़्यादा नहीं पता है सर। हम चाहेंगे कि आप ही इसके बारे में सर थोड़ा बताएं। आईएएस बेसिकली ये स्टैंड करता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो इसमें प्रशासन की जो निटी ग्रिटीज़ होती हैं, छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व करता है। तो इसलिए इसकी जो है एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में काफ़ी लोग जो है इससे जुड़ते भी हैं। ये एक ऐसी सेवा है जिसमें आपको आम जनता से जुड़ने का भी मौका मिलता है, इसलिए इसकी एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और लोग एज अ कैरियर भी इसको प्रायोरिटी देते हैं। इसीलिए सर अगर हम इसके और डिटेल में जाना चाहें तो सर इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, मतलब कितनी सीटें रहती हैं हर साल, कितने बच्चे और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है सर, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं ताकि हमारे जो यहाँ के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा मदद मिल सके। देखिए, जो वैकेंसीज़ होती हैं वो ईयर ऑन ईयर जो है वेरी करती हैं। कभी अगर प्रॉपर आईएएस की बात करें तो कभी 150 के करीब वैकेंसी आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि 100 से नीचे रहती है, कई बार 50-60 ही रहती है। तो डिपेंड करता है कि उस वर्ष आईएएस की संपूर्ण भारत में कितनी वैकेंसी निकल रही है। और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न बताना चाहूँगा। ये 3 चरणों में परीक्षा होती है। पहला प्रारंभिक चरण प्रीलिमिनरी होता है, उसको क्लियर करने के उपरांत जो उसमें क्लियर करते हैं उनको मेंस में अपीयर होने का मौका मिलता है और मेंस के बाद जब क्लियर कर लेते हैं तो
उससे फिर जो उसको क्लियर करते हैं उनको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलता है। तो ये 3 चरणों में आपकी योग्यता को देखती है। पहला जो प्रीलिमिनरी होता है एग्ज़ाम, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है, एप्टीट्यूड टाइप का होता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है जनरल स्टडीज़ में पूछे जाते हैं। अब एक नया पैटर्न जो सिविल सर्विसेज ने यूपीएससी ने चालू किया है, उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी चेक किया जाता है, जनरल मेंटल एबिलिटी कैंडिडेट की कैसी है। तो ये जब इसको क्लियर कर लेता है जो कैंडिडेट होता है, तो उसको मेंस में अपीयर होने का मौका मिलता है। मेंस पूरी तरीके से थ्योरेटिकल होता है और इसमें जो भी सवाल जो पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर वो फैक्चुअल नहीं होते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं। और उसमें जो कैंडिडेट होता है, कैंडिडेट का किसी सब्जेक्ट के प्रति क्या दृष्टिकोण है, सब्जेक्टिवली उस चीज़ को कैसे एनालाइज करता है, उसके बारे में, अर्थात उसकी जो सोचने की योग्यता है, किसी विषय को लेके कितनी गंभीरता से सोचता है, कितने आयामों से उसके बारे में सोचता है, ये जांचता है ये मेंस एग्ज़ाम। और जब ये क्लियर करने के पश्चात कैंडिडेट जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू में उनकी मेंटल स्टेबिलिटी देखी जाती है कि प्रेशर के अंतर्गत जो है इंटरव्यू बोर्ड कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें कि सामने वाला जो कैंडिडेट रहता है वो प्रेशर में आ जाता है। तो प्रेशर के अंतर्गत उसको रिस्पॉन्ड कैसे करता है उस क्वेश्चन को, या तत्काल मौके पे किस प्रकार से किसी चीज़ को परखता है और अपना डिसीजन लेता है, इसके बारे में बेसिकली इंटरव्यू आपको जज करता है। और जब ये तीनों प्रोसेस से आप जज हो जाते हैं, उसके बाद आपका फाइनल जो रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट में लेकिन इंटरव्यू और मेंस के ही मार्क्स ऐड होते हैं, लेकिन उसके पश्चात जो फाइनल मेरिट बनती है वो इन दोनों के बेसिस पे फिर आपको सर्विसेज का उसमें अलॉटमेंट किया जाता है। और सिविल सर्विसेज में एक सेट ऑफ सर्विसेज हैं, केवल आईएएस ही नहीं है। आईएएस से इसको काफ़ी लोग करते हैं, इसको सोचते हैं कि केवल आईएएस ही है, लेकिन इसमें सिविल सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अलावा पुलिस सर्विसेज भी है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इनकम टैक्स, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज हैं, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज होती थी जो कि अब चेंज हो गया है। इसके अलावा ऑडिट अकाउंट सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं, डिफेंस अकाउंट, डिफेंस स्टेट सर्विसेज, तो कई सर्विसेज उसमें आती हैं। तो सर जहाँ तक अभी हम लोग देखे हैं, जैसे कोई नॉर्मल परीक्षा रहती है तो उसका अलग से एक सिलेबस रहता है कि इसी सिलेबस से इन परीक्षाओं में सवाल आएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए भी कोई एक मतलब सिलेबस होता है या फिर उसमें कोई अलग सा सिलेबस होता है? सिलेबस इसका वेल डिफाइंड है। अब वो आपको यूपीएससी की जो वेबसाइट है www.upsc.gov.in, उस पर जाके आप देखेंगे तो उस पर लिंक इसका दिया हुआ है। इसमें बेसिकली आपको सब्जेक्ट्स के सिलेबस जो हैं वो वेल डिफाइंड हैं, बट जनरल स्टडीज़ जैसे जानते हैं ये इसमें अभी करंट में आपकी क्या घटनाएं हो रही हैं देश में या विदेश में, करंट में कौन से इशू जो हैं बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, ये बेसिकली उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है। और जैसा आप जानते हैं देश में या विदेश में जो भी घटनाएं होती हैं या हमारे सोशल इश्यूज़ हो गए, नेशनल इश्यूज़ हो गए, ये काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी वास्ट हैं, इसलिए इसका जनरल स्टडीज़ का वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं सिलेबस। लेकिन तब भी आपको जब तैयारी करेंगे, जनरली आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स, करंट जो आपके आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में आप जब सोचेंगे तो आपको उन सवालों के जवाब देने में आसानी हो जाएगी। सर हम अगर अपने नगर की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो सर हमारी शिक्षा को लेकर सोच ऐसी ही है कि हम सोचते हैं कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं कोई भी या किसी शिक्षा मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बस इतनी ही सोच रहती है कि हमें कोई छोटी सी नौकरी मिल जाए जिससे हम अपना और अपने घर वालों का पेट भर सकें। तो सर ये सोच हमारे मन में कब आएगी और कैसे आएगी कि हमें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि देश की सेवा के लिए भी कुछ करना पड़ेगा? देखिए, ये भी एक तरीके से गलत सोचना है कि केवल आईएएस में आके ही आप देश की सेवा कर सकते हैं। एक अगर डॉक्टर है, बढ़िया से मरीजों की सेवा कर रहा है तो वो भी एक तरीके से देश की सेवा कर रहा है। और डॉक्टर या इंजीनियर हो गए, ये तो काफ़ी बड़ी पोस्ट हो गई। अगर कोई गांव में ग्राम विकास अधिकारी है, लेखपाल है, या इवन सफाई करने वाला है, सफाई कर्मी भी है, अगर वो गांव में अपना साफ सफाई का कार्य कर रहा है तो वो भी एक तरीके से गांव के लोगों की सेवा कर रहा है। और हमारा देश जो है गाँव से, शहरों से ही मिलकर बना हुआ है, तो एक तरीके से वो भी देश की सेवा कर रहा है, देश में किसी न किसी तरीके से अपना योगदान कर रहा है। भाई अगर कोई सफाई कर्मी है, वो गांव में अगर साफ़ सफाई कर रहा है तो उससे गांव में गंदगी कम हो रही है, लोग कम बीमार पड़ेंगे, कम पड़ेंगे तो गांव के रहने वाले लोग स्वस्थ रहेंगे।
एक तरीके से जब स्वस्थ रहेंगे तो वो अपने काम को बढ़िया से करेंगे, चाहे एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ कर रहे हों, अलाइड एक्टिविटीज़ कुछ भी कर रहे हो तो उसको बढ़िया से करेंगे और वो करके किसी न किसी तरीके से इकॉनमी में, हमारे देश के विकास में कहीं ना कहीं से उसको सहायता करेंगे। तो ये सोचना गलत है कि केवल एक आईएएस ही देश की सेवा करता है। देश की सेवा एक डॉक्टर भी करता है, एक इंजीनियर भी करता है, एक सफाई कर्मी भी करता है, इवन एक शिक्षक जो है, जो बच्चों को पढ़ाता है और पढ़ा के सही राह दिखाता है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वो भी देश की सेवा कर रहा है। तो ये सोचना, इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि केवल आईएएस ही देश की सेवा कर रहा है। आप जहाँ पे भी जिस कैपेसिटी में हैं, अगर बढ़िया से कार्य कर रहे हैं तो आप देश की सेवा कर रहे हैं। सर यहाँ पे मैंने बात की थी अपने जैसे नगर की या समाज की मानसिकता के बारे में। सर एक मानसिकता बन चुकी है कि अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं और अगर आप नौकरी नहीं पाए, आप कहीं सेटल नहीं हुए, तो आप सबसे मूर्ख व्यक्ति माने जाते हैं समाज के नज़रिए से। तो सर ये मानसिकता बदलना ज़रूरी है, या फिर ये जो आपने अभी कहा कि किसी भी क्षेत्र में अगर सेवा कर रहा है तो वो देश की सेवा है, तो सर इसको कैसे मतलब बदला जाएगा समाज की सोच को? देखिए, इसको शिक्षा के जरिए ही बदला जा सकता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली लोगों की सोच में भी परिवर्तन आ रहा है। और अगर सरकारी नौकरी देखा जाए तो सरकारी नौकरी हार्डली, जो हिंदुस्तान में कार्यरत लोग हैं उसमें हार्डली 1 या 2% लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं। बाकी सभी लोग प्राइवेट नौकरी में लगे हुए हैं या कहीं ना कहीं से स्वरोजगार का कार्य कर रहे हैं। तो आज का जो आने वाला समय है, इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। आप जो है स्वयं के रिसोर्सेज से भी अगर कहीं ना कहीं से नौकरी, मतलब अपनी आजीविका का साधन कोई अगर देख लेते हैं, जैसे गांव में हैं, गांव में कोई स्वयं सहायता समूह बना के कोई आजीविका का साधन देख लेते हैं, या गांव के जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ करके अगर आप अपनी आमदनी का जरिया उसको बना सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और ये हिंदुस्तान में ही अभी ऐसा है कि लोग सरकारी नौकरी को इतनी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। आप बाहर की कंट्रीज़ में जाएंगे, जैसे यूएसए वगैरह में है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT है, जो कि विश्व के अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थानों में जिसकी गिनती होती है। वहाँ पे आज की डेट में जब 80 से 85% स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं तो उनका ये मकसद नहीं रहता है कि वो नौकरी किसी अन्य कंपनी में जाके करें। उनका ये मकसद होता है कि वो खुद की छोटी से छोटी या कैसी भी कंपनी एक खोलें और लोगों को रोजगार मुहैया करवाने का कार्य करें। तो हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि केवल सरकारी नौकरी ही ज़िंदगी आगे जो है हमारा सफल बना सकती है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाके और इवन स्वरोजगार के जो अपने साधन हैं, खुद की छोटी मोटी कंपनी या छोटा मोटा रोजगार शुरू करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, तो उससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। सर जो ऊंची परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, फ़िलहाल में कर रहे हैं या पहले करते थे, अक्सर ऐसा होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल या मान लीजिए 8 साल 9 साल तक जाने में सर उनकी हिम्मत हार जाती है और सब्र जवाब दे जाता है। तो सर उनको सब्र और हिम्मत रखने के लिए कौन कौन से रास्ते और कौन कौन से तरीक़ों पे अमल करना चाहिए? देखिए, एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। आप जिस परीक्षा की तैयारी, अगर सिविल सर्विसेज की बात करें, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम जो है थोड़ा समय चाहता है। 2-3 साल आपको तैयारी में लगेंगे ही, क्योंकि इसका जो सिलेबस है इतना बड़ा है, ये अपने आप में है, ये एक यूनिक टाइप का एग्ज़ाम है। इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि उसको आप 1 साल में कवर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इसको 2 साल 3 साल लगे, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट या कैंडिडेट जो भी है। अगर वो एनालिटिकल है, बढ़िया से सोच लेता है, तो हो सकता है 2 साल में वो क्लियर कर ले जाए। लेकिन अगर नहीं क्लियर कर पाता है तो आप ये भी इसको एक अलग नज़रिए से देखिए। आप डेली 10 लाख के करीब स्टूडेंट, हर वर्ष 10 लाख के करीब स्टूडेंट्स उसमें अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में, और हार्डली सेलेक्ट होते हैं 1000 के करीब, जो कि 0.1% से भी कम है सक्सेस रेट। तो बाकी जो लोग निकल रहे हैं वो इसको इस तरीके से समझें कि आप असफल नहीं हुए हैं। आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के दौरान ऐसी कुछ चीज़ें सीखे हैं, ऐसे नए ज्ञान आपने अर्जित किए हैं, जो भविष्य में आपको आगे चल के कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको सहायता करेगा। जीवन में आगे कैसे भी मोड़ आएंगे तो उसमें आपको उन कठिनाइयों से रूबरू होने में और उन कठिनाइयों को दूर करने में आपकी मदद करेगा। तो ये एक तरीके से विन विन सिचुएशन है। अगर आप सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तब भी आप इतना ज्ञान अर्जित कर ले जाते हैं कि भविष्य में चल के किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी तरीके से अपनी आजीविका को भी आगे बढ़ा सकते हैं और एक तरीके से समाज को भी सही दिशा दिखा सकते हैं।
और सर अगर हम सिर्फ आईएएस जो ये सिविल सर्विसेज हैं इसकी तैयारी की बात करें तो इसकी तैयारी शुरू करने का सबसे परफेक्ट और सबसे सही समय कौन सा माना जाएगा कि बच्चा अभी हाई स्कूल में है तभी से इसकी तैयारी करने लगे, इंटर में है या ग्रेजुएशन में है, और अगर शुरू कर भी दे रहा है तो शुरुआत में कौन कौन सी दिक्कतें सबसे ज़्यादा आती हैं? देखिए, ये तो बड़ा ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कब से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप इंटरमीडिएट क्लियर कर ले जाते हैं, उसके बाद जब ग्रेजुएशन करते हैं, उस दौरान से आप एक तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, एक इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में सोच सकते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन ही है, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, हिस्ट्री की हो गई, पॉलिटी की हो गई, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, उसको पढ़ना स्टार्ट करें, उससे आपको बेसिक एक नॉलेज आएगी। इसके अलावा जो हमारी करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स हैं, उससे आपको उसकी जानकारी होने के लिए ज़रूरी ये है कि समाचार पत्र और जो कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स आती हैं उनको भी पढ़ें। साथ ही साथ एनालिटिकल स्किल के लिए किसी चीज़ को सोचने की आपके अंदर क्षमता कैसे आएगी, इसके लिए एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स के जो एडिटोरियल होते हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। कुछ हमारी योजना आयोग की ओर से जो मैगज़ीन योजना आती है या कुरुक्षेत्र आती है जो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के बारे में जिसमें आर्टिकल्स होते हैं, इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो इससे जो है एक तरीके से किसी सब्जेक्ट को किस तरीके से, किस दृष्टिकोण से देखना है और कैसे तैयारी करनी है, कैसे सोचना है, ये एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होती है। तो आप कुल मिला के नटसेल ग्रेजुएशन के स्तर से आप तैयारी करना प्रारंभ करें। पेपर्स पढ़ें, बढ़िया जो अच्छे स्टैंडर्ड पेपर्स होते हैं, उसमें भी आप जो लोकल खबरें होती हैं उसको इग्नोर कर सकते हैं सेफली। उसमें नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स वाले एडिटोरियल, इसको पढ़ें। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव मैगजीन पढ़ें और एनसीईआरटी की बुक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। और सर जब आप तैयारी कर रहे थे, आपका जो वो दौर था संघर्ष का, तो उस समय के कोई उस समय का कोई ऐसा वाकया जो हमें इंस्पायर करता हो? और तैयारी करते थे तो हम लोग 3-4 फ्रेंड्स थे। फॉर्चुनेटली सभी सेवा में आ गए हैं। एक एमपी काडर में हैं, वो हमारे स्कूल फ्रेंड भी थे। हम लोग आईआईटी में भी साथ में थे, वो एमपी काडर में हैं। एक और आईआईटी के हमारे फ्रेंड थे, वो रेवेन्यू सर्विसेज में हैं, एक फॉरेस्ट सर्विसेज में हैं। तो हम लोग सभी लोग साथ में पढ़ते थे और हमारा मोटिव यही रहता था कि करीब 6 से 7 घंटे पढ़ाई करें। और साथ ही साथ क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें मेंटली आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहने की ज़रूरत रहती है और मेंटली एग्जॉस्टिव भी बहुत है। तो साथ ही साथ तैयारी के बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लें, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करें और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें, तभी आप इस एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। सर आपने हमें अपना इतना बहुमूल्य समय दिया सर, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।